नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के इस लाइव क्लास में, लाइव बैच में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं हमारी क्लास में। अनु, खुशबू शर्मा, अच्छा खुशबू भी आ गई है, मोस्ट वेलकम बेटा। मिक्की, अर्चना, सभी प्यारे विद्यार्थियों का बिल्कुल दिल से स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, और प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी सेगमेंट के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, निश्चित तौर पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की जब प्रकृति के बारे में बात की तो सबसे इम्पोर्टेंट इसको मैंने दो तरीकों से डिवाइड कर आपको सिखाने का प्रयास किया था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या नहीं है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है एग्जामिनर, और उस घुमाने के आधार पर ही पता चलता है कि वाकई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या नहीं है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा था, आदर्शात्मक नहीं है, अर्थात कभी भी शिक्षा मनोविज्ञान चाहिए का अर्थ नहीं देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चाहिए का अर्थ नहीं देने का अर्थ हुआ कि यह कभी भी किसी बालक को, किसी अधिगमकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को उसके नैतिक मूल्यों के प्रति अवेयर नहीं करता है कि तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दैट्स नॉट, कभी नहीं। बल्कि यह तो ये बताता है कि बालक का व्यवहार क्या है, बस क्या है की बात करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति में बेईमानी या ईमानदारी का गुण है, ठीक है ना, तो वह यह नहीं बताता कि वास्तव में वो बेईमान है तो उसे ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात की बात नहीं करता। बस वो तो ये पता करता है कि इसके बेईमान होने के कारण क्या है, बस रीज़न, और बाकी ऐसा उसे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये नहीं बताता। तो ये बात हो गई क्लियर। दूसरा, अनप्रयुक्त विज्ञान नहीं है, यानी अनअप्लाइड नहीं है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में उपयोगी ना किया जा सके, किया जा सकता है, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र के लिए तो बना ही है, तो उपयोग किया ही जा रहा है। आज आप देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों की किताबें बहुत अट्रैक्टिव हो गई हैं, स्कूल्स का वातावरण बदल गया है, टीचर्स का ड्रेसिंग सेंस बदल गया है, टीचर का कम्युनिकेशन स्टाइल बदल गया है, कितने सारे चेंजेज हो गए हैं ड्यू टू द एजुकेशन साइकोलॉजी, और कुछ नहीं। उसके बाद इसलिए अनअप्लाइड नहीं है, बल्कि कैसा अप्लाइड है। फिर हमने बात की क्या नहीं है में, और मानपरक और मानकीय नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर यथार्थपरक और व्यवहारिक है। यानी यह प्रचलित सिद्धांत, नियमों, परंपराओं को नहीं मानता जो चले आ रहे हैं, नहीं, बल्कि यह तो वर्तमान में जो है, हकीकत है, उसके आधार पर चलता है। उसके आधार पर बच्चे को निश्चित तौर पर उसके व्यवहार के सुधारात्मक प्रक्रिया की ओर प्रवृत्त करता है। इसीलिए मानपरक नहीं है, नॉर्मेटिव नहीं है। क्या नहीं है बेटा? नॉर्मेटिव नहीं है, और भौतिक और शुद्ध विज्ञान भी नहीं है। भौतिक और शुद्ध विज्ञान भी नहीं है, बल्कि भौतिक विज्ञानों से भिन्न है। क्योंकि भौतिक विज्ञान तो वो होता है जो निश्चितता को लिए होता है, जिसमें यथार्थता विद्यमान होती है ना, बस फिक्स्ड नियम हो गया, रूल हो गया। ऐसा नहीं है, फिक्स कुछ नहीं है, बल्कि इसमें तो लचीलापन है, क्योंकि यह बालक के व्यवहार की बात करता है, उसके व्यवहार को अध्ययन करने की बात करता है। यह औपचारिक, सैद्धांतिक और काल्पनिक विज्ञान भी नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये सारी बातें हम लोगों ने कल की थी, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है? वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, स्वयं सदैव सत्य की खोज में रहता है, इसका संबंध वर्तमान से है ना कि अतीत से है। यह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सामाजिक है यानी सोशल है। उसके बाद निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जितने भी निष्कर्ष प्रदान करता है वो निश्चित तौर पर कैसे होते हैं? रिलायबल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, बेहतर होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, तो इस कारण यहाँ पर हम लोगों ने कल यहाँ तक डिस्कशन किया था। बिल्कुल नेहा, निशा, किरण,
नर्मदा, वाह, सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया है। तो देखिएगा, तो ये किस टाइप का नहीं है, हाँ किस टाइप का है, ये धनात्मक है, सकारात्मक है, विधायक है, इसकी बात भी हम लोगों ने की थी, ठीक है ना, क्योंकि ये बालक के जो कुछ भी है ना उसकी जानकारी करता है, बल्कि ये नहीं बताता कि उसे वैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। कल बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी व्यक्ति में धूम्रपान करने की आदत है तो ये शिक्षा मनोविज्ञान यह नहीं बताता कि उसे नहीं करना चाहिए या उसे करना चाहिए, ये उसके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है या नहीं है, ये कभी नहीं बताता, बल्कि ये तो सिर्फ इतना बताता है कि आखिर धूम्रपान है क्या, धूम्रपान के कारण क्या है, उन कारणों से आपको आइडेंटिफाई करवाता है। दैट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। इसीलिए यह धनात्मक है, सकारात्मक है या विधायक है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अनुप्रयुक्त है, अनप्रयुक्त नहीं, अप्लाइड है, अनअप्लाइड बिल्कुल नहीं है, भविष्यवाणी करता है 100%। आप एक अच्छे शैक्षिक मनोविज्ञानी बन करके जब आप बालकों के व्यवहार का अवलोकन करोगे, निरीक्षण करोगे, अध्ययन करोगे, तो इस आधार पर आप निश्चित तौर पर भविष्यवाणी कर सकते हो। भौतिक विज्ञान से भिन्न है, ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि भौतिक विज्ञान का संदर्भ निश्चितता और यथार्थता को लेकर होता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में तो निश्चितता का अभाव होता है। निश्चितता का अभाव क्यों होता है? क्योंकि ये तो मानव की गतिशील क्रियाओं का अध्ययन करता है। भाई आज जो या मैं अभी जो कर रहे हैं वर्तमान में, जरूरी थोड़ी भविष्य में भी वैसा होगा, इसीलिए अनिश्चितता होती है शिक्षा मनोविज्ञान, निश्चितता नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की डेप्थ में मैं आपको इसीलिए लेकर गया, हर कोई इसे नहीं जानता है, क्योंकि किताबों में, गाइड बुक्स में सिर्फ ये स्टेटमेंट, सिर्फ ये बिंदु लिखे होते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या होती है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। प्रयोगात्मक है, यथार्थपरक है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब आज के टॉपिक में हम लोग आज का टॉपिक क्या है बेटा? देखो, आज के टॉपिक में गजब का टॉपिक शुरू हो रहा है और ये टॉपिक है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप, क्षेत्र, स्कोप, क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, स्कोप, क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, ठीक है ना, किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप, क्षेत्र, कार्य क्षेत्र आदि पढ़ रहे हैं। सर जी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, यह टाइम अच्छा है। ओहो हो, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार जो आप करते हो, रियली मतलब आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति और मेरा सानिध्य और मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान आप सबका है। इसीलिए मैं खुद भी चाहता हूं कि हमेशा अपने बच्चों के लिए जितना बेहतर कर सकता हूं करता जाऊं, जितना अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊं दे दूं, और इस बैच का वाकई एक अलग ही मज़ा होगा। इस बैच में जैसे जैसे आपके टॉपिक्स, आपके यूनिट्स कवर होते जाएंगे ना, आपके अंदर एक आवाज़ आएगी कि यस आई कैन डू इट, अब मैं कर सकता हूँ और मैं कैपेबल हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक मेरा पर्पज है कॉन्सेप्ट की लर्निंग, कॉन्सेप्ट की समझ, कॉन्सेप्ट के प्रति तर्क, चिंतन, विवेक, बुद्धि का इस्तेमाल करने का ढंग, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बेटा, तो स्कोप, क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं, देखिए बेटा, स्कोप, क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो एक बहुत अच्छे मनोविज्ञानी हैं जिनका नाम है लिंडग्रेन। और लिंडग्रेन ने 1972 में शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र 5 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में बेटा? 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किए हैं।
और आपको ये ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र स्कोप की जब हम बात करते हैं, इसकी टेरिटरी की हम बात करते हैं। बिल्कुल सुप्रभात बेटा नेहा, निश्चित रूप से अन्नू, किरण, मिक्की, सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं और निश्चित तौर पर आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है, और आप आगे बढ़ते जाएं निरंतर। तो हम बात कर रहे हैं लिंडग्रेन ने 1972 में शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को, उसके स्कोप को, उसकी टेरिटरी को, उसके दायरे को, उसके सीमा को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। बेटा, जिन प्यारे बच्चों को ये 5 श्रेणियां क्रम से सीक्वेंस वाइज याद होती हैं, उनका कभी भी ये वाला प्रश्न गलत नहीं होता है। अक्सर आपने जितने एग्जाम्स पढ़े होंगे और जितने एग्जाम्स के सिलेबस में ये वाला यूनिट होता है, तो 100% ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीआरटी का हो, या फिर वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, आरपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, है ना, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, निश्चित तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और उसके कार्यक्षेत्र, उसके स्कोप से प्रश्न बनता ही है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। तो फिर या तो यहां से बन जाएगा या वहां से बन जाएगा। अब भाई 5 श्रेणियां तो इन्होंने बता दी, लेकिन 5 श्रेणियां हैं कौन कौन सी, उनकी भी अपन बात कर लें। देखो बेटा, अब ये 5 श्रेणियों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, इस ढंग से हम पढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें इनका नाम ही पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम पता होना चाहिए। तो पहला होता है आपका निश्चित तौर पर बालक या शिक्षार्थी, लर्नर। आप इसे बालक कह दो, शिक्षार्थी कह दो, लर्नर कह दो, मतलब एक ही है, ठीक है ना। दूसरा होता है सीखने की प्रक्रिया। क्या होता है बेटा? सीखने की प्रक्रिया। नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया। कई बार ऐसा भी दे देता एग्जामिनर, सीखने की प्रक्रिया का स्तर, लेवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना, या हम डायरेक्ट कहें प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्रम यही रहेगा, टूटना नहीं चाहिए। मतलब आप इसको सीधे सीधे नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। किसको? परिस्थिति को। सीखने की परिस्थिति, एनवायरमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? सीखने की परिस्थिति की बात करता है। यहां पर सीखने की परिस्थिति, है ना, सीखने की परिस्थिति। अब जब सीखने की परिस्थिति की आप बात करते हो तो द लर्निंग सिचुएशन, ठीक है ना। क्या हो गया? ये लर्निंग सिचुएशन हो गया आपका। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो गया, लर्नर हो गया। फिर आता है आपका चौथा, मापन और मूल्यांकन। क्या आ जाता है चौथा? सीधे सीधे से अर्थ पे अगर अपन देखें, मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एवेल्युएशन, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, मापन व मूल्यांकन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका, लास्ट में आ जाता है निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। क्या आ जाता है? निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। यहां पर
निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। बहुत बड़ा रोल है इसका भी। अब इसको समझ लेंगे अपन, यानी इंस्ट्रक्शन एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, दिख रहा है ना सभी को? ये लीजिएगा, अब दिख जाएगा, ठीक है ना? मेंटल हेल्थ क्लियर हो गया? चलिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ओके ओके। अच्छा, अनुभव की भी बात हो गई है। शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन, मूल्यांकन और निर्देशन, ठीक है ना? ये होते हैं आपके 5 एलिमेंट्स जो कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में शामिल होते हैं। अब इनको आपको ध्यान में बिल्कुल पूरी तरह रखना चाहिए। इसमें कहीं कोई गुंजाइश, कहीं कोई गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपका जो शिक्षार्थी होता है वो क्या होता है, कौन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे सीधे से अर्थ में निश्चित तौर पर बात की गई है, शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संपूर्ण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का जो केंद्र होता है, जो धुरी होती है, वो आपका शिक्षार्थी होता है। कौन होता है बेटा? शिक्षार्थी। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षार्थी। लर्नर, देखो बेटा, लर्नर कौन होता है ये तो आप खूब अच्छे से जानते हैं, भली भांति इससे परिचित है। लर्नर, अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी वह होता है जिसका संबंध संपूर्ण सीखने सिखाने की प्रक्रिया से होता है, और संपूर्ण सीखने सिखाने की प्रक्रिया का धुरी केंद्र बालक या लर्नर ही होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें शिक्षार्थी के संदर्भ में, तो और कई सारी बातें सीखने को, समझने को मिलती हैं कि भाई निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कोई भी कक्षा कक्ष हो, किसी भी क्लास की बात की गई हो, तो प्रत्येक कक्षा कक्ष या फिर हम कहना चाहें कि प्रत्येक कक्षा कक्ष के संदर्भ में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के शील गुण, बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन आदि पर निर्भर करता है कि वास्तव में संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का संदर्भ बालक के यानी शिक्षार्थी के शील गुण, चिंतन, बुद्धि, अभिक्षमता, योग्यता आदि पर संपूर्ण सीखने सिखाने की प्रक्रिया निर्भर करती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि जो लर्नर है, जो हमारा विद्यार्थी है, जो हमारा बालक है, जो हमारा शिक्षार्थी है, सही मायने में अगर उस बालक में शील गुण का मतलब जैसे उसके अंदर जो व्यक्तित्व के अंदर जो विद्यमान गुण हैं, जैसे ईमानदारी का गुण है, जैसे नैतिक मूल्य हैं, जैसे उसकी बौद्धिक लब्धि की पराकाष्ठा है, ठीक है ना? तो ऐसे वे सभी गुण, भाई उसकी भाषा में मधुरता है, उसके व्यक्तित्व में बहुत निश्चित तौर पर बहुत अच्छा अनुकूलित व्यवहार है, अगर ये सारे गुण विद्यमान हैं, उसकी बुद्धि, उसका चिंतन, उसकी कल्पना, उसकी अभिक्षमता, उसकी योग्यता, तो ये सभी
बालक में जिस प्रकार से जिस लेवल की ये सभी क्षमताएं विद्यमान होंगी, निश्चित तौर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करेगी। और अगर मान लो किसी बालक में, या आप जिस कक्षा वर्ग के बालकों को पढ़ा रहे हो, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं है तो इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्रों के निश्चित तौर पर अंदर आएगा, ठीक है ना। और 100% इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान गंभीरतापूर्वक इन सभी पहलुओं के आधार पर बालक के सर्वांगीण विकास की वकालत करता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की वकालत करता है। ये विशेष बात हो गई इसमें। अच्छा, अमृत जी, ओके, उदयपुर से, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये सील गुण है आपका, ईमानदारी का गुण है जो मिक्की बेटा, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया अमृत भैया। तो इसीलिए यहाँ पर शिक्षार्थी के विकास का अध्ययन करते समय शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी के जो विकास के बिंदु शामिल किए जाते हैं उसमें बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि पर सर्वाधिक बल डाला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा जो पर्पस था वो यही समझाना था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत, उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बालक के इन पक्षों पर बल देते हुए सर्वाधिक फोकस किया जाता है। किस पर? बालक के संज्ञानात्मक विकास, या ज्ञानात्मक भी कहते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। विकास पर सर्वाधिक बल डाला गया है। दिया गया है। इस आधार पर ये मैंने आपको बता दिया शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र संबंधी जो लर्नर है, जो हमारा बालक है, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। तो ओवरऑल भाई सीधी सी बात है, सब कुछ आज शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में, उसकी सीमा क्षेत्र में, उसकी टेरिटरी में, उसके केंद्र में कौन है? बालक है। संपूर्ण जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसकी धुरी, उसका केंद्र सिर्फ बालक है, और बालक के लिए ही सभी प्रकार की सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को इजाद किया जाता है। और इस आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान इस बात की वकालत करता है कि बालक के सर्वांगीण पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसके संज्ञानात्मक, विकासात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी पक्षों पर ध्यान रखते हुए उनके विकास को प्रवृत्त करना चाहिए। और ये प्रवृत्तता या ये विकास की निर्भरता बालक के चिंतन, बालक के प्रत्यक्षण, बालक की योग्यता, बालक की अभिक्षमता और साथ साथ बालक के शील गुणों पर निर्भर करती है। इसीलिए जिस बालक में ये सभी क्वालिटीज विद्यमान होती हैं, निश्चित तौर पर वह शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे के अंतर्गत इन सभी पक्षों से संबंधित विकास को प्राप्त कर लेता है, और यही शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी क्षेत्रों में शिक्षार्थी से संबंधित जितनी सारी समस्याएं होती हैं उनके संभावित निदान का भी अध्ययन किया जाता है, ताकि निश्चित तौर पर क्या किया जा सके? बालकों को या बालकों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के संदर्भ में अधिक से अधिक योगदान प्रदान किया जा सके। तो ओवरऑल पहला हमारा बिंदु जो था वो यही था, शिक्षार्थी
जिसको हम लोगों ने एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस कर लिया है। जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा नंबर 2 पर हमारा आता है सीखने की प्रक्रिया या उसका स्वरूप। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। अगर हम बात करें सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, तो हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाता है कि सीखने की प्रक्रिया एक इस टाइप की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर, अपने व्यवहार में सुधार करके नए नए संप्रत्यों, नई नई संकल्पनाओं को जन्म देता है या नए नए संप्रत्यों को संचालित करता है। वही सीखने की प्रक्रिया है, सीधे सीधे से अर्थ में। अरे यार, सीखने की प्रक्रिया से समझो मतलब क्या है। ये कहना चाहता है शिक्षण के दौरान, यानी जब मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कुछ भी क्लास में आपके और मेरे बीच कम्युनिकेट हो रहा है, जो चल रहा है, तो इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया संचालित हो रही है, जो प्रक्रिया, जो क्रियाशीलता, जो कार्य संचालित हो रहा है, वही तो सीखने की प्रक्रिया है। वही तो क्या है? सीखने की प्रक्रिया। इसीलिए बड़ा सरल सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। लोग पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं इससे। इसीलिए निश्चित तौर पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, सच्चाई तो यही है कि शिक्षार्थी सीखते समय जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी करते हैं, चाहे वो लिखना है, चाहे वो बातचीत करना है, जैसे अब ये प्रक्रियाएं भी दो तरीके की होती हैं। एक तो अवलोकन या निरीक्षण के आधार पर, और दूसरी अनुभव या आभास के आधार पर। जैसे अब जब आप मेरी क्लास चल रही है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं, कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे टीचर के साथ अंतरक्रिया यानी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और दूसरे बच्चे जो हैं वो चिंतन कर रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। तो एक तो अवलोकन आधार हो गया, और एक जहां पर अवलोकन नहीं किया गया तो उस आधार पर तो कक्ष यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालक जो कुछ भी करते हैं वो सीखने की प्रक्रिया है। बड़ा सरल भाषा में आंसर, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा। देखो बेटा, हम जब बात करते हैं यहां पर, तो सीखने की प्रक्रिया का सीधा सीधा संबंध यहां किससे लिया जाता है? शिक्षार्थी सीखते समय या बालक सीखते समय, जो भी कुछ कहें आप, शिक्षार्थी सीखते समय जो कुछ भी क्रिया प्रक्रिया करते हैं सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। बड़ा आसान है, मैंने एक ही लाइन में इसको समेटने की कोशिश की है, लेकिन आपको समझा पूरा डिटेल से रहा हूं कि सीखने की प्रक्रिया से सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है कि शिक्षण के दौरान, पढ़ाने के दौरान, कक्ष के दौरान बालक जो कुछ क्रिया प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वेरी सिंपल, वेरी वेरी मोस्ट सिंपल, यहां पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो सीखने की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आधार अवलोकन होता है, जैसे लिखना, बातचीत करना, ठीक है ना। और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आधार सीधे सीधे तौर पर अगर हम कहें तो अवलोकन नहीं होता,
फिर भी वो इतनी महत्वपूर्ण होती है और वो संपूर्ण आपकी हमारी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित भी करती हैं। जैसे चिंतन, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कल्पना, विचार। कई बार बच्चे, जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो वो लंदन ब्रिज की सैर कर रहे होते हैं, उनका मन मस्तिष्क पता नहीं कहां घूम रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उनकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, वो सीख नहीं पाएंगे जो सिखाया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम कहें तो दो आधार मैं आपको बतला देता हूं। मुख्यतः दो प्रकार से सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, दो प्रकार से सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है। पहला होता है अवलोकन के आधार पर, अवलोकन या निरीक्षण के आधार पर, एक ही बात है। के आधार पर, और दूसरी होती है आपकी चिंतन या कल्पना के आधार पर। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित ही चिंतन और कल्पना करता है। आप जो अभी मेरी क्लास में पढ़ते पढ़ते जो कुछ सोच रहे हो, जो कल्पना कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा आपके सीखने को प्रभावित करेगा। याद रखना, आप कितना अच्छा सीख रहे हो, आप कितना बेहतर सीख रहे हो, आप किस ढंग से चीजों को ग्रैस्प कर रहे हो, आपका तरीका क्या है, आपकी अभिक्षमता क्या है, आपकी रुचि अभिरुचि क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है चिंतन और कल्पना। जहां पर अवलोकन नहीं होता, और यहां पर अवलोकन के आधार पर हम बच्चों की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या नोटिस करते हैं, बड़ा सिंपल है। क्या क्या नोटिस करते हैं, उनका लिखना और बातचीत करना सबसे ज्यादा। छोटे सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की प्रक्रिया, बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं, क्या क्या इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मरण, विस्मरण, इसी में आ जाएगा सारा, है ना। इसी में आप लिख सकते हैं चिंतन, कल्पना करना, प्रत्यक्षण करना, स्मरण करना, स्मरण करना, विस्मरण करना। ठीक है ना, ये सभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से विस्मृति संबंधी प्रक्रिया या विस्मृति संबंधी अवधारणा का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान के किस कार्यक्षेत्र के किस बिंदु से लिया जाता है। तो आप तुरंत दे देंगे आंसर, सीखने की प्रक्रिया से। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जब और ज्यादा डेप्थ में जाकर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे। तो ओवरऑल मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया इसके अंतर्गत सीधे सीधे से तौर पर कि ये सभी बहुत प्रमुख होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में इन दोनों तरह के सीखने की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। बस ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, और इसी आधार पर आप बालकों को क्या कर सकते हो, सीखने का या सीखने संबंधी उचित माहौल, उचित वातावरण प्रदान कर सकते हो। यही आधार है। तो सीखने की प्रक्रिया में जब आप पढ़ोगे तो दो तरीके के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। एक पहलू होता है अवलोकन, और वास्तव में सीखने की प्रक्रिया क्या है, कक्ष के अंतर्गत सीखते समय बालक जो भी क्रिया प्रक्रिया करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ, हाँ बिल्कुल सामान्य समाधान कर लेते हैं।
ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है किरण बेटा। तो इस आधार पर वे अपनी समस्याओं का इजीली समाधान कर लेते हैं और उन्हें उचित वातावरण की ओर प्रवृत्त कर दिया जाता है। तो ये दो बातें हो गई यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीखने की परिस्थिति की। ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान में लिंडग्रेन का ऐसा मानना है कि सीखने की परिस्थिति की जब बात करते हैं, सीखने की परिस्थिति, स्थिति, कुछ भी कह दो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और ये तीसरा प्रमुख केंद्रीय तत्व है, याद रखना है आपको, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है हमारा। लिंडग्रेन के अनुसार लिंडग्रेन के अनुसार तीसरा प्रमुख केंद्रीय तत्व, तीसरा प्रमुख केंद्रीय तत्व है तीसरा प्रमुख केंद्रीय तत्व है, क्योंकि सारा खेल ही इस पर डिपेंड होता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित जब भी हम इसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें क्या आता है, वो सीखने की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब शिक्षक की मनोवृत्ति, क्लास की परिस्थिति, स्कूल का जो भी वातावरण है वो अगर अनुकूल है, तो सीखने की परिस्थिति का, या हम कहें सीखने संबंधी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण बेहतर ढंग से किया जा सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। पहली चीज इसमें क्या हो गया भाई, शिक्षक का जो मनोवृत्ति है ना, शिक्षक का जो दृष्टिकोण है, शिक्षक का जो बिहेवियर है, शिक्षक की जो अभिवृत्ति है वो अनुकूलित होनी चाहिए। स्कूल का संपूर्ण एनवायरनमेंट, आबो हवा, वहां की माहौल जो है वो अनुकूलित होना चाहिए, सांवेगिक होना चाहिए। और साथ साथ बालकों के सीखने संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं जिनको आप कर रहे थे वो भी अनुकूलित होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर यहां पर ये सीखने की परिस्थिति का आप बेहतर निर्माण कर सकते हो, सीखने के वातावरण को निर्मित कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। अगर मान लो इसके विपरीत हो जाए, मतलब शिक्षक का दृष्टिकोण ही अनुकूल नहीं होकर के प्रतिकूल हो, स्कूल की जो आबो हवा है, जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं होकर के प्रतिकूल हो, तो फिर क्या होगा? क्या आप सीखने की परिस्थिति का, क्या आप सीखने के वातावरण का, क्या आप सीखने की स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में ये भी बहुत अच्छे से शामिल है। 100% क्लासरूम का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट, और सिर्फ क्लासरूम का ही नहीं, अपितु स्कूल का, अपितु शिक्षक की मनोवृत्ति और उसके दृष्टिकोण का, ये सभी भी अनुकूलित होनी चाहिए बेटा किरण। तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, सीखने की परिस्थिति का या सीखने के माहौल का एक बेहतर, निश्चित तौर पर अर्थपूर्ण निर्माण कर पाते हैं। क्योंकि इन सब कारकों से सीखने की ही परिस्थिति का निर्माण होता है। क्योंकि निश्चित तौर पर आप मान लीजिए अगर शिक्षक का जो दृष्टिकोण है, अब मनोवृत्ति है, वो अगर अनुकूलित है, कक्ष का माहौल बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आप बेहतर शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण कर लोगे, सीखने की परिस्थितियों का निर्माण कर लोगे। लेकिन अगर इसके विपरीत है, इसके अनुकूल नहीं है, इसके प्रतिकूल है, तो फिर क्या होगा? निश्चित तौर पर भाई कमरा, आप कक्ष साफ सुथरा नहीं है, वहाँ की जगह अच्छी नहीं है, वहाँ का स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा जो होगी वो अर्थपूर्ण भी नहीं होगी और लाभप्रद भी नहीं होगी। अपितु उसके विपरीत वह निश्चित तौर पर बालकों के संपूर्ण
सीखने की या व्यक्तित्व की जो संकल्पना है उसको धूमिल कर देगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रहे। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के तथ्यों को शामिल किया जाता है जिनसे सीखने सिखाने का कार्यक्रम संपन्न होता है। और कई बार तो शिक्षा मनोविज्ञान वाकई ये भी बताता है कि वास्तव में किन किन परिस्थितियों की जरूरत शिक्षक को पड़ती है और किन किन परिस्थितियों की नहीं पड़ती है, तो यहां तक भी समझाने का प्रयास करता है। तो इसमें 2-3 बातें हम लोग लिखना चाहेंगे, बड़ा सिंपल है। नंबर 1, शिक्षक की मनोवृत्ति। शिक्षक की मनोवृत्ति यानी उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया, मनोवृत्ति। ठीक है। उसके अलावा स्कूल की आबो हवा। आबो हवा का मतलब समझ गए होंगे, वहां का एनवायरमेंट। ठीक है ना। कक्षा कक्ष की अनुकूलता। अब कक्षा कक्ष की अनुकूलता में क्या आ जाएगा? साफ सुथरा होना। कमरा कैसा होना? कक्षा कक्ष कैसा होना? साफ सुथरा होना। साफ सुथरा। कक्ष, साफ सुथरा कक्ष होना। ठीक है ना। उसके अतिरिक्त वहां का बैठने की आरामदेह जगह होना, साथ साथ सौहार्दपूर्ण होना। ठीक है ना। बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, आराम देह होना आदि सभी शिक्षा को लाभप्रद व अर्थपूर्णता प्रदान करती है। बड़ा सिंपल कह दिया है मैंने, सीधे से अर्थ में। और अगर माहौल इसके विपरीत, अगर ये सब होता है तो निश्चित तौर पर, मीनल नमस्ते बेटा, स्वागत। हाँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वो अभी पढ़ेंगे अपन, है ना। मापन मूल्यांकन के बाद गाइडेंस आएगा, निर्देशन आएगा और मानसिक स्वास्थ्य भी उसमें आएगा। डोंट वरी बेटा किरण, परफेक्ट है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, एक्सीलेंट। तो ये क्लासरूम का ओवरऑल एटमॉस्फेयर, वातावरण की इन्होंने एक ही शब्द में कहा, वो सब कुछ इसमें जायज है। और तभी जाकर निश्चित तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छे से अच्छे शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन कहें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कक्षा कक्ष का संपूर्ण वातावरण, कक्षा कक्ष का वातावरण, इसमें हम लोगों ने स्कूल के वातावरण को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि जब आप सीखने की परिस्थितियों की बात करते हैं तो संपूर्ण विद्यालय का वातावरण इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, निश्चित रूप से। इसीलिए ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हो गया। इस तीसरे पॉइंट को, इस तीसरे तत्व को केंद्रीय तत्व की संज्ञा भी दी है, किसने? लिंडग्रेन ने। ठीक है बेटा, चलिएगा। ओके, मिक्की बोल रही है बीच बीच में क्वेश्चंस भी करवाइएगा बेटा। क्वेश्चंस इसीलिए तो एप्लीकेशन पर आपको, चूंकि बेटा थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी, फिर सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा और ये अगले 6-7 महीने या साल भर में पूरा होगा।
अगर बीच में क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन समझाने में पूरा 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। इसीलिए तो एप्लीकेशन पर मैं आपको 50 टेस्ट पेपर्स दूंगा। आप क्यों टेंशन कर रहे हो? आप भर जाएंगे, थक जाएंगे। इवन वहां पर तो आपकी रैंक भी दिखेगी। अभी 3 पेपर तो मैंने डाल दिए हैं और वो 3 पेपर तो कॉमन है, वो तो बहुत सारे बच्चों को। इवन मैं क्या देख रहा हूं, मैं वहां पर एप्लीकेशन पर इन टेस्ट सीरीज से जो कॉमन टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, मैं सोच रहा हूं कि बाहर के बच्चों के साथ आप अपने आप को कंपेयर करो, तुलना करो यार उनके बीच भी हमारी क्या रैंक आ रही है। इसीलिए ऐसा किया है मैंने, वरना तो तुम्हें जो 50 टेस्ट पेपर होंगे वो अलग से सेपरेट होंगे, उसमें पूरा सिलेबस कवर करूंगा मैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे उसमें, ठीक है ना। तो आप इस बात की टेंशन छोड़ो, ये तो मेरी हेडेक है। लेकिन चूंकि क्लास में अगर हम करें, अच्छा ऐसा नहीं है, हाँ अब की बार आप निकल जाएंगे निश्चित रूप से, ऐसा नहीं होगा एक भी बच्चे के साथ, आप टेंशन ही मत करो। हाँ, उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं चौथा बिंदु, हमारा 4th बिंदु है मापन व मूल्यांकन। मापन व मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन व मूल्यांकन की बात कर लें तो प्यारे विद्यार्थियों, मापन और मूल्यांकन की जब बात की जाती है तो सीधे सीधे से आप नाम से ही समझ गए होंगे, देखते ही सुनते ही, कि शिक्षा मनोविज्ञानी जो होते हैं, मान लीजिए आप शिक्षा मनोविज्ञानी हैं, तो शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोर डालते हैं। किस पर जोर डालते हैं? शैक्षिक उपलब्धियों की बात, शैक्षिक उपलब्धियों का मापन मूल्यांकन। किसकी? बालक की, आपकी और मेरी नहीं, बालक की, है ना। शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। ठीक है ना। वैसे तो आप जानते होंगे मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये आगे हमारे टॉपिक्स में आएगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए, शैक्षिक उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, अब इसके अंतर्गत शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए, पूरी की पूरी शिक्षा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप की जाए। ठीक है ना भाई, सीधी सीधी सी बात है। आप यहां पर क्या करोगे, बालकों की, डायरेक्ट लिख देता हूं, बालकों की उपलब्धि, चलिए पहले लिखते हैं अभिवृत्ति, रुचि, योग्यता, क्षमता, योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति, अभिरुचि आदि की माप की जाए और उनकी उपलब्धियों का क्या किया जाए, सही सही मूल्यांकन किया जाए। योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति आदि सभी का मापन करते हुए उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाना, मूल्यांकन करना, ये हो गया आपका सीधा सीधा सा। अरे कुल मिलाकर भाई बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, क्या क्या सीख लिया है, उन सब का शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से मापन और मूल्यांकन किया जाता है।
वास्तव में आपने, मान लीजिए आपने अगर एजुकेशन साइकोलॉजी के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, गेन कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो फिर अब आपकी रुचि, आपकी अभिरुचि, आपकी मनोवृत्ति, आपका योग्यता, आपकी क्षमता कितनी विकसित हुई है, अगर हुई है तो फिर इस बार 2024 के एग्जाम में आप क्रैक कर जाओगे और आप टीचर बन जाओगे। तो इन सब का आपकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है इनके आधार पर कि आप मेरी क्लास में कितनी रुचि ले रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नज़रिया क्या है, सीखने की योग्यताएं क्या हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी बुद्धि क्या है। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आपका मापन और मूल्यांकन कर रहा हूँ। और मापन और मूल्यांकन वाकई आपकी शैक्षिक उपलब्धियों का है, आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स का है, जिसके आधार पर यह निर्धारित होगा कि आप इस बार सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। दैट्स वेरी सिंपल। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ परीक्षण काम में लेता हूँ, कुछ टेस्ट पेपर्स काम में लेता हूँ और उस आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल अमृत बेटा, 100% टॉपिक वाइज टेस्ट तो हम लोग करवाएंगे ही करवाएंगे। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं, बहुत ही शानदार, मंडे से एक सुबह यूट्यूब पर फ्री क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत सारे बच्चों को, जिसमें बहुत गजब की प्रैक्टिस होगी, लेकिन वो साइकोलॉजी का ही स्पेशल चैनल होगा। वो चैनल बिल्कुल अभी शुरू किया है मैंने जीरो से, उसमें आपका मुझे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आपका नहीं, एक बच्चा अगर कम से कम 10 लोगों को उसको शेयर करेगा तो निश्चित तौर पर हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर जाएंगे। और इसी कारण मैं खुद वहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी की टॉपिक वाइज शानदार प्रैक्टिस मिलेगी। 9 बजे वाली क्लास में तो सभी को कॉम्बो चलता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें सीटेट को हम लोग टारगेट करेंगे। सीटेट, बीएस टेट, यूपी और एमपी को टारगेट करेंगे, बाकी किसी को नहीं। ठीक है ना? जब इनको टारगेट कर लिया तो राजस्थान वालों का सिलेबस ही क्या बच जाएगा, राजस्थान को टारगेट कर लिया तो बीएस टेट का सिलेबस क्या बच जाएगा। लेकिन वहां पर हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो मैंने ये सोचा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर केवल वहां पर हमें साइकोलॉजी का ही सेगमेंट मिले, जिसमें पीजीटी, नेट, जेआरएफ तक के क्वेश्चंस को शामिल किया जाए। तो वो प्रैक्टिस मैं आपके लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ, निश्चित तौर पर मंडे से। आप चिंता ना करो, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, अमृत ने बोल दिया हमारे ने, दिल से धन्यवाद। ये तो बहुत हमारा फेवरेट स्टूडेंट है भाई, वो पढ़ा है हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेज में। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने की। ठीक है, इसी के आधार पर तो शिक्षा मनोविज्ञान में इस तरह के मापन और मूल्यांकन पर अधिक विशेष बल डाला जाता है। निश्चित तौर पर मापन मूल्यांकन पर शिक्षा मनोविज्ञान बहुत फोकस करता है, और इसी के आधार पर शिक्षा को आज लाभप्रद और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है, ऐसा शिक्षा मनोविज्ञानियों का मानना है। ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में पढ़ा और जाना जाता है। क्लियर है? तो अगर हम इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञानियों का ऐसा मानना है कि अगर शिक्षा को आपको लाभप्रद और बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बनाना है तो फिर शैक्षिक उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन समय समय पर, नियत समय पर किया जाना जरूरी है। तभी तो किसी भी बच्चे को उसका पता लगता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसका स्तर क्या है, उसकी रुचि कहाँ पर है, किस बिंदु में है, किस टॉपिक में है, उसकी बुद्धि कितना, या उसका वह अपने विवेक को, अपनी तार्किक क्षमता को किस हद तक काम में ले रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बेटा, सभी के लिए। हाँ, मिकी बोल रही है मैराथन। हाँ, मैराथन भी आएगी उसी में। अच्छा, क्लास, ओके। हमारी किरण कह रही है आपकी क्लास से सब कुछ समझ में आ रहा है। भाई, ये टॉपिक ऐसा ही था, बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है समझ में, पता नहीं लफड़ा क्या है।
इतना इजी टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, उसका स्कोप, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता, बड़ा गड़बड़ है मामला। ठीक है ना। चलिए, तो ये स्कोप की, और अगला पॉइंट है हमारा, दैट इज 5वां बिंदु है, और वो है अभी हम लोगों ने पढ़ा था निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसका भी, स्वास्थ्य। ठीक है, गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। ये हमारा 5वां बिंदु है जो मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को संपादित करता है। निश्चित तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में निर्देशन तथा शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता बताई गई है। ये प्रधान है क्योंकि निर्देशन हमेशा 3 स्तर पर किए जाते हैं, व्यक्तिक, शैक्षिक और व्यावसायिक। निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, प्रधान है ये। प्रधान तत्व हैं दोनों ही, निर्देशन और आपका मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान रखने की बात है, निर्देशन 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, व्यक्तिगत, या व्यक्तिक होता है, दूसरा होता है शैक्षिक, और तीसरा होता है व्यावसायिक। देखो, सीधे से आधार पर आप किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की, जब उसके जीवन संबंधी व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करेंगे तो उसे पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उस बालक को, उस व्यक्ति को, उस शिक्षार्थी को अगर शैक्षिक क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों का तरीका सिखाएंगे तो उसे आप लोग शैक्षिक गाइडेंस यानी एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वह बच्चा, वह व्यक्ति आगे चलकर अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में अव्वल दर्जे का बने, तो फिर आप उसे प्रोफेशनल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, व्यावसायिक निर्देशन या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो सीधे सीधे से अर्थ में यहाँ पर हम लोग गाइडेंस को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों प्रकार के निर्देशनों का उचित प्रबंध करके शिक्षार्थियों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल समायोजन में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, याद रखना। इसीलिए निश्चित तौर पर, ठीक है ना, इनका संबंध अगर हम कहें तो तीनों ही निर्देशन जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि बालक की या अधिगमकर्ता की उपलब्धियों में ये तीनों निर्देशन महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। और साथ साथ इनके साथ साथ न केवल इतना ही बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी, यानी आप मानसिक रूप से जितने स्वस्थ होंगे, जितने हेल्दी होंगे, निश्चित तौर पर आपकी शैक्षिक लब्धियां, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यावसायिक कुशलता उतनी ही बेहतर होगी। इसीलिए इसके साथ साथ प्लस मानसिक स्वास्थ्य को भी, मानसिक स्वास्थ्य भी शिक्षा को लाभप्रद व
अर्थपूर्ण बनाने में उपयोगी है। ये लीजिएगा, मतलब मैं जो समझाना चाह रहा था मैंने उसको एक ही लाइन में पूरा कर दिया। कहने का मेरा अर्थ ये है, ओके 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 ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल आती है, गाइडेंस एंड काउंसलर की भी बिल्कुल आती है। तो निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य यही समझाने का प्रयास कर रहा है। इस बिंदु के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों प्रकार के निर्देशनों को उचित प्रबंधन प्रदान करता है और साथ साथ बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए इन तीनों को आवश्यक मानते हुए निश्चित तौर पर उनकी सामर्थ्यों के अनुकूल उनको समायोजन में मदद करता है। सीधे से बात है कि अगर आपका व्यक्तिगत निर्देशन आपको प्रदान किया गया है तो आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे से समायोजन कर लोगे। अगर आपको शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया गया है तो आप शिक्षा से संबंधित जितनी प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, समस्याएं हैं, उनमें बहुत जल्दी समायोजन कर लोगे। अगर आपके पास व्यावसायिक स्किल्स हैं, व्यावसायिक गाइडेंस आपको मिला है, तो आप अपने प्रोफेशन में निश्चित तौर पर सफल और सिद्ध होंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। और साथ में इतना ही नहीं है, ये और कहता है शिक्षा मनोविज्ञान कि इतना ही नहीं है, अपितु आपका शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने संबंधी तथ्यों को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल करता है। ऐसा नहीं है केवल और केवल बालक का मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा बनता है, अपितु शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पर आज शिक्षा को लाभप्रद और उपयोगी बनाया जा रहा है, अर्थपूर्ण बनाया जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत आसान टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है। बस थोड़ा सा इसकी थीम को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके विशेष बिंदुओं को समझने की ज़रूरत है। बाकी स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की जब बात की जाती है तो बहुत सारी किताबें और बहुत सारे टीचर्स फुली कंफ्यूज्ड कर देते हैं, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज यहाँ पर स्कोप की जो बात की आपसे, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र अथवा क्षेत्र की बात की, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। क्लियर हो गया? अच्छा, अमृत जी कह रहे हैं सर आपके पास ये बातें कौन कर रहा है, डिस्टर्ब उदयपुर में हो रहा है। वाह क्या बात है माय डियर, मजे की बात कर डाली एक बार में ही। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है बेटा? बाकी बच्चों को तो दिख रहा है। मीनल, वो थोड़ा सा आपके फोन में हो सकता है, उसको रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार। चलिए धन्यवाद। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र का बिंदु था, पॉइंट था, टॉपिक था। और इसके बाद दो पॉइंट और हैं, दो टॉपिक और हैं, फिर हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की सेकंड वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी इसके बाद मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और साथ में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बीच का संबंध, बस ये बिंदु और पढ़ाऊंगा। हाँ, रही बात शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की या मनोविज्ञान की विधियों की, जिसमें हम लोग बहुत सारी विधियों की एक लिस्ट मैं आपको अपडेट करूंगा और उनसे संबंधित एक अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की जानकारी, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम से में पूछे जाते हैं, उसका एक अलग ही 2 घंटे की क्लास बनेगी। ठीक है,
तो उसको उसके साथ भी हम लोग अच्छा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको हम लोग साथ में विधियों के साथ ही कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि आपकी गलती ज़िंदगी में ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और आज तक जितना कुछ आपने पढ़ लिया है, जितनी क्लासेज आपने पढ़ ली है, उनकी कंप्लीट पीडीएफ भी आज आपको मिल जाएगी सभी बच्चों को। ठीक है, आज आपको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। लेकिन अगर सचमुच आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो ये कमेंट बॉक्स किसके लिए है, ये चैट बॉक्स क्यों बनाया गया है? इसमें आप अपनी भावों की अभिव्यक्ति को शेयर करें। अगर नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? बिकॉज ऑफ यू आर द मोटिवेटर्स फॉर मी। ठीक है ना? सो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड ऑल्सो द रिलेशंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।